तो शुरू करते हैं हम उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आबादी के उपभोग का संवर्धन होता है, उनका क्रय लोगों की आय पर निर्भर करता है। देखो, उपभोग जो वस्तुएं हैं यदि उपभोक्ता के द्वारा कार्य में ली जाती है, उनसे उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, तो उससे पूरी आबादी है वो खुश रहती है, उनका संवर्धन होता है। और उपभोग वस्तुएं जब खरीदी जाएंगी, जब क्या होगा, व्यक्ति के पास उसकी आय होगी। हमने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या है, आय का होना आवश्यक है। तो उनकी यदि आय है या क्रय शक्ति आय होगी तो उनकी क्रय शक्ति होगी, तभी वो उपभोग वस्तुओं को खरीद पाएंगे और अपना कल्याण कर पाएंगे। तो इनका क्रय लोगों की किस पर निर्भर करता है, आय पर निर्भर करता है। जिस वस्तु को जिसको आवश्यकता होती है, जिसके पास उसके लिए आय उपलब्ध होती है, वो क्या करता है, उस वस्तु को खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर लेता है। ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है, व्यापारी या उद्यमी करते हैं, अपनी पूंजी स्टॉक में वृद्धि करते हैं और उत्पादन में विस्तार होता है। क्या होता है उपभोग वस्तु का, तो जनसंख्या सारी करती है उपभोग, और वही उसको क्या करती है, क्रय करती है। किससे करती है, जो उद्यमी है, जो कि उत्पादन करता है, उससे क्रय करती है। और तब क्रय करती है जब उनके पास क्रय करने के लिए क्या हो, आय हो। ठीक है। और जो ये पूंजीगत वस्तु है उसका क्रय कौन करती है, उद्यमी खुद करते हैं। व्यापारी है जो जिनको कि क्या करना है, उत्पादन करना है, वो उसका क्या करते हैं, क्रय करते हैं, जिससे उनके पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि होती है, उनके स्थिर परिसंपत्तियां बढ़ती हैं। तो इससे क्या होगी, उनके उत्पादन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वो उत्पादन का क्या कर पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे। तो उपभोग वस्तुओं की आवश्यकता तो जनसंख्या को होती है, आम जो आबादी है उसको होती है, जबकि जो पूंजीगत वस्तु है उसकी आवश्यकता किसको होती है, उत्पादक को होती है। आ गया बच्चों समझ में, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसी विशिष्ट समय अवधि में उत्पादन उपभोग के रूप में होगा या निवेश के रूप में, यदि उत्पादन में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अधिक है या निवेश वस्तु का कम होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि विशिष्ट समय अवधि की बात करें, अवधि की ही बात करेंगे, राष्ट्रीय आय है, तो उत्पादन उपभोग के रूप में होगा या निवेश के रूप में। जो उत्पादन किया जा रहा है वो उपभोग वस्तु के रूप में होगा या पूंजीगत वस्तु के रूप में। यदि उपभोग वस्तु के रूप में उत्पादन होगा तो वो कौन सी वस्तु क्या होगा, उपभोग ही होगा उसका। यदि उत्पादन किसके रूप में होगा, पूंजीगत वस्तुओं के रूप में, तो वो क्या होगा, निवेश में काम में ली जाएगी। आ रहा है ना बच्चों समझ में, कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो तो उपभोग में काम में ली जाती हैं, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो किस पे काम में ली जाती है, निवेश के रूप में काम में ली जाती है। यदि उत्पादन में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक है तो क्या होगा, उपभोग अधिक होगा देश में। और यदि उत्पादन में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक है तो निवेश वस्तु, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन क्या है, अधिक है यदि हमारे देश में, तो क्या होगा, निवेश हमारे देश में अधिक होगा। कहने का तात्पर्य है कि उपभोग उत्पादन यदि निवेश के रूप में उपभोग के रूप में अधिक होता है तो क्या होगा, उपभोक्ता वस्तु है उसका उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। आ रहा है बच्चों समझ में कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अधिक है तभी उपभोग अधिक होगा, निवेश यदि पूंजीगत वस्तु का उत्पादन अधिक है तो निवेश अधिक होगा। ठीक है। उपभोक्ता वस्तुओं से अर्थव्यवस्था के मूल उद्देश्य की पूर्ति होती है। उपभोग जीवन यापन की वस्तुओं से लेकर विलासिता व जीवन पद्धति की वस्तुओं तक भी हो सकता है। जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो ही अर्थव्यवस्था की मूल उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, यहाँ पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है कि सभी लोगों को सारी वस्तुएं उपलब्ध हो और उनकी आवश्यकताओं की क्या हो, संतुष्टि हो, सभी व्यक्तियों का क्या हो, कल्याण हो। तो अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत जो हमारे यहाँ पर बात की गई है उद्देश्य, उसकी जो पूर्ति है वो उपभोक्ता वस्तुओं से होती है, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु का अधिक उत्पादन होगा तो लोगों को अधिक वस्तुएं उपलब्ध हो पाएंगी, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करके अपना कल्याण बढ़ाएंगे। तो उपभोक्ता वस्तु का अधिक उत्पादन से क्या होती है, अर्थव्यवस्था के मूल उद्देश्य की पूर्ति होती है। क्योंकि उपभोग है वो जीवन यापन की वस्तुएं, जीवन यापन की जो कि रोटी कपड़ा मकान जो कि हमें हमारे लिए चाहिए आवश्यक वस्तुएं हैं, इसके साथ ही विलासिता की वस्तुओं तक और जीवन पद्धति मतलब एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए भी तक की वस्तुओं तक होता है। तो ये सारी जो वस्तुएं होती है वो कैसी होती है, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। लोग पूंजीगत वस्तुओं का उपभोग नहीं करते, किसका उपभोग करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। अब इसके बाद है उत्पादन कार्य उपभोग को दो प्रकार से संभव बनाता है। जो उत्पादन कार्य है, जो उत्पादक करता है, उत्पादन करता है, उससे जो उपभोग है वो दो प्रकार से संभव बनता है। पहला, उपभोग वस्तु का उत्पादन कर। यदि उत्पादनकर्ता उपभोग वस्तु का उत्पादन करता है तो क्या होगा, उपभोग संभव होगा। उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया तो लोगों ने इसको खरीदा और क्या हो गया, उसका उपभोग किया। दूसरा, उत्पादन के साधनों की आय का सृजन कर। समझ में आ रहा है कि यदि एक उत्पादनकर्ता
उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो वो दो प्रकार से क्या करता है, दो प्रकार से उपभोग को संभव बनाता है। कोई भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है उपभोक्ता वस्तुओं का, तो दो प्रकार से, एक तो उसने उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया तो लोग उसका उपभोग करेंगे और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेंगे। दूसरा, उसने किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया तो इससे क्या होगा, लोगों को क्या देगा, वो आय देंगे, क्योंकि उत्पादन के साथ लोगों को काम मिलेंगे और जिससे लोगों को आय मिलेगी तो आय का सृजन होगा, तो इससे भी लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा। तो दो प्रकार से क्या करते हैं, उपभोग को संभव बनाते हैं उत्पादन कार्य करके। ठीक है बच्चों, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन पूंजीगत वस्तुओं के बिना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि हमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक करना है, लोगों का कल्याण करना है, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगे कब, जब हमारे पास पूंजीगत वस्तुएं उपलब्ध होंगी तो, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन पूंजीगत वस्तुओं से ही संभव है, मशीनरी से ही संभव है। हम अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएं जो भी उत्पादित की जाती हैं वो पूंजीगत वस्तुओं से ही की जाती है। मानव श्रम को पूंजीगत वस्तुओं से जोड़कर उपभोग व पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कोई भी वस्तु उत्पादित की जाए, चाहे वो उपभोग की जाए चाहे वो पूंजीगत उत्पादित की जाए, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, एक तो श्रम की, मानव श्रम की आवश्यकता तो होगी, साथ में हमें मशीनरी की आवश्यकता होगी। मानव श्रम को मशीनरी के साथ लगाया जाएगा, तब जाके उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु दोनों का उत्पादन होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो उपभोग वस्तु का हम अधिक उत्पादन तो जब कर पाएंगे ना, जब हमारे पास पूंजीगत वस्तुएं उपलब्ध होंगी। तो कहने का तात्पर्य, पहले हम पूंजीगत वस्तुएं उत्पादित करें, पूंजीगत वस्तुएं अधिक उत्पादित होंगी और यदि वो लगेंगी तो उससे उपभोक्ता वस्तुएं अपने आप ही अधिक उत्पादित होंगी। समझ में आ रहा है? तो पूंजीगत वस्तुओं को हम श्रम के साथ लगाकर उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं दोनों प्रकार की वस्तुएं उत्पादित कर सकते हैं। यहाँ पर यही लिखा है कि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बिना संभव नहीं है, और मानव श्रम उसको हम किसके साथ जोड़ते हैं, पूंजीगत वस्तुओं के साथ, अर्थात मशीनरियों के साथ जोड़ते हैं और दोनों प्रकार की वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है कि पूंजीगत वस्तुएं जितनी परिष्कृत होंगी, श्रम उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूंजीगत वस्तुएं जितनी एडवांस होंगी, परिष्कृत होंगी, तो साथ में मानव श्रम लगेगा, तो मानव श्रम की उत्पादकता भी क्या होगी, उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिक अच्छी मशीनरी पे एक अच्छा व्यक्ति है वो एक अच्छे से कार्य कर पाएगा। यदि कंप्यूटर एक पुराने ज़माने का कंप्यूटर है, पुराने ज़माने का मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, यदि उसका एडवांस वर्जन नहीं है तो क्या होगा, जो व्यक्ति काम कर रहा है तो वो काम धीरे कर पाएगा। लेकिन यदि एडवांस वर्जन यदि वाला कंप्यूटर होगा तो व्यक्ति उस पर अच्छे से कार्य कर पाएगा, तो उसकी उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी। तो पूंजीगत वस्तुएं जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की जितनी परिष्कृत होगी तो श्रम की उत्पादकता भी उतनी अधिक बढ़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि पूंजीगत वस्तुओं के साथ कौन काम में आता है, श्रम, तब जाकर क्या होता है, उत्पादन संभव हो पाता है। आधुनिक समाज का गुणात्मक व मात्रात्मक उन्नति पूंजी स्टॉक के कारण संभव है। पूंजी स्टॉक जितना विशाल व परिष्कृत होगा, वस्तुओं के उत्पादन में उतनी विविधता होगी, फलस्वरूप उपभोग वस्तुओं का उत्पादन भी अत्यधिक व विविध होगा। जो मैंने बात की थी वही है कि हमारे पास जितनी अधिक पूंजीगत वस्तुएं होंगी, जितना उनका स्टॉक होगा, उसके स्टॉक से उतनी अधिक हम क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं उतनी ही विविध हो सकती है, विविध अर्थात वैरायटी की बन सकती है। यदि हमारे पास पूंजीगत वस्तुएं ही नहीं हैं उत्पादन करने के लिए, तो हम श्रम लगा ले, चाहे हम उतनी उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले पूंजीगत वस्तुओं का विशाल स्टॉक होना चाहिए, उसको हम लगाते हैं श्रम के साथ, तब जाके हमें प्राप्त होती है उपभोक्ता वस्तुओं का क्या, बड़ा स्टॉक या फिर विशाल स्टॉक। समझ में आ गया? तो यहाँ पर यही बात की है कि गुणात्मक या मात्रात्मक उन्नति कैसे होगी, पूंजीगत स्टॉक। यदि हम अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, तो उनके पास बहुत मशीनरीज हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, तो जहाँ पर वो श्रम को लगाकर एक तरह तरह की वस्तुओं का उत्पादन कर पाते हैं। आ गया बच्चों समझ में? इसके बाद है किसी वर्ष में दी हुई पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक से उत्पादन शुरू करने पर वर्ष के अंत में यदि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक है तो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कम होगा। अब ये भी है कि हमने क्या किया कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं हम उससे उत्पादन करना शुरू करते हैं, और यदि हमने पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया, क्योंकि संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि हमारे साथ अर्थव्यवस्था में समस्या ये होती है कि संसाधन होते हैं सीमित और हमारी आवश्यकताएं होती है असीमित। अब हमारी आवश्यकताएं ये है कि उपभोक्ता वस्तुएं बहुत अधिक उत्पादित हो और पूंजीगत वस्तुएं भी बहुत अधिक उत्पादित हो, लेकिन हमारे संसाधन चूंकि कैसे हैं, सीमित है, तो हम उसमें या तो अधिक उपभोक्ता वस्तु उत्पादित कर लो और कम पूंजीगत कर लो, या फिर अधिक पूंजीगत कर लो या कम क्या कर लो, उपभोक्ता। मतलब हम एक रेशो ही बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं और वर्ष के अंत में यदि हमने पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक कर लिया तो
तो क्या होगा, हमारे पास उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजीगत वस्तु का उत्पादन और उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन ये इस रेशो में बनेगा कि हमने उसको अधिक कर लिया तो एक को हमें कम करना ही पड़ेगा। हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन क्या होगा, कम। लेकिन पूंजीगत वस्तु का अधिक उत्पादन से होने से भविष्य में अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता अधिक होगी, जिससे उपभोग वस्तु का अधिक उत्पादन होगा। कहने का तात्पर्य है कि हम अभी पूंजीगत वस्तु का उत्पादन अधिक कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर पूंजीगत वस्तु का उत्पादन अधिक कर लिया, लेकिन भविष्य में हमें वो पूंजीगत वस्तु का अधिक उत्पादन से क्या होगा, हमारा पूंजीगत स्टॉक बढ़ गया ना, तो इससे हमारा भविष्य में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अपने आप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब है वर्तमान में हमें पूंजीगत वस्तुओं पर क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, जिससे हम भविष्य में क्या प्राप्त कर पाएंगे, अधिक उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर पाएंगे। यदि हमने अभी उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक निवेश कर दिया था, उसका उत्पादन अधिक कर दिया, पूंजीगत वस्तुओं का कम, तो हम उसी लेवल पे बने रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन पूंजीगत वस्तु का अधिक उत्पादन अभी वर्तमान में करने पर हम भविष्य में दोनों प्रकार की वस्तुएं अधिक उत्पादित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उत्पादन क्षमता में क्या होता है, सुधार होता है, हमारे पास नई परिसंपत्तियों का सृजन होता है। आगे बच्चों समझ में यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई है कि हम किस तरह की वस्तु का उत्पादन करें जिससे कि हमें भविष्य तक एक अधिक आय का हमारे पास सृजन हो पाए। ठीक है, वर्तमान निवेश भविष्य में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, क्योंकि गैर टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक शीघ्र समाप्त नहीं होता। यदि हमने अभी पूंजीगत वस्तुओं पे अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया और यदि तो क्या होगा, हमें भविष्य में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं जैसे हमने बताया ना, उपभोक्ता वस्तुएं जो भी होती है खाई पी और ख़त्म हो गई, तो वो क्या होगी, वो उसका स्टॉक तो क्या होगा, शीघ्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं पर जो हमने उत्पादन किया उसका स्टॉक शीघ्र समाप्त नहीं होता, वो मशीनरी सालों साल क्या होती हैं, चलती रहती हैं और उत्पादन में वृद्धि करती रहती हैं। नया स्टॉक विद्यमान स्टॉक से अधिक गुणात्मक हो सकता है तथा भविष्य में अधिक उत्पादन की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। हमने जो नया स्टॉक बनाया है पूंजीगत वस्तुओं का, उससे भविष्य हमें अधिक उत्पादन ही मिलेगा। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होगा, वो सालों साल चलने वाली टिकाऊ वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं स्टॉक होता है जो कि हमें सालों साल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के रूप में मिलेगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं से अर्थव्यवस्था की कुल आबादी के उपभोग का संपोषण होता है। अर्थव्यवस्था का कार्यबल अर्थात श्रम, कौशल, पूंजी या उद्यम वृत्ति जो कि उत्पादन में सहायक है, अर्थव्यवस्था की जनसंख्या से ही आती है। लेकिन हम यदि उपभोक्ता वस्तुओं की बात करें तो उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था की जो भी आबादी है, जो अर्थव्यवस्था में जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उनके उपभोग का क्या होता है, संपोषण होता है। वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर पाते हैं और वो वही व्यक्ति जिनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है वही क्या किसके रूप में काम करते हैं, श्रम शक्ति के रूप में पूंजीगत वस्तुओं के साथ काम करते हैं। अब ये दूसरी समस्या आ गई हमारे साथ कि हमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन इसलिए भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उपभोक्ता वस्तुओं जिसके द्वारा काम में ली जाती है, जिसके द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है, वही क्या होता है, श्रम बल होता है, कार्यबल होता है, जो कि पूंजीगत वस्तुओं के साथ मिलकर हमें अधिक उत्पादन प्रदान करता है। तो यही कहा है कि अर्थव्यवस्था का कार्यबल, श्रम, कौशल, पूंजी या उद्यम वृत्ति जो कि उत्पादन में ये भी क्या है, सहायक है। पूंजीगत वस्तुएं जैसे उत्पादन में सहायक है, वैसे ही उपभोक्ता वस्तुओं का जो उपभोग करने वाले लोग हैं, जो कि उत्पादन के साधन के स्वामी होते हैं, वो भी क्या है, हमारे साथ सहायक होते हैं किसमें, उत्पादन करने में। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक जैसे औजार, मशीन, आधारभूत संरचना आदि भी उत्पादन का क्या है, आधार है। दो तरह की वस्तुएं, एक तो श्रम शक्ति हो गई जो कि हमें जनसंख्या से मिलती है, जो कि उपभोक्ता वस्तुओं का सेवन करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया पूंजीगत वस्तुएं जो कि औजार होती है, मशीनरी होती है। ये दोनों ही क्या है, उत्पादन का आधार है। तो उत्पादन का जो है वो किन से होगा, दो चीज़ों से। जो उत्पादन है वो दो चीज़ों से होगा। एक तो हमारा है श्रम शक्ति जो कि किससे प्राप्त होती है, हमें जनसंख्या, और ये क्या करती है, उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करती है। और जो दूसरा है वो है हमारा पूंजीगत वस्तुएं, जिसमें कि हमारी मशीन, औजार ये आते हैं। तो इन दोनों से ही क्या होता है, उत्पादन संभव होता है। इन दोनों से ही उत्पादन क्षमता में क्या होती है, इन दोनों में वृद्धि होगी तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, अब हमारे सामने फिर से समस्या है कि हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें या पूंजीगत। पहले हमने बताया था कि पूंजीगत वस्तुओं का हमने उत्पादन अधिक करते हैं तो हमें भविष्य में मिलेगा, लेकिन हमें वर्तमान में भी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक करना होगा, क्योंकि हमें जो श्रम शक्ति है जो कि उत्पादन में सहायक है उसका भरण पोषण भी तो करना है, तभी तो वो क्या करेगी, हमारे उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगी। ठीक है बच्चों, इस वर्ष पूंजीगत वस्तुओं का जो हिस्सा विद्यमान पूंजी स्टॉक के प्रतिस्थापन या योग में व्यय होता है वह मानव श्रम एवं उद्यम वृत्ति के साथ अगले वर्ष उत्पादन का आधार बनता है।
हमने यही चर्चा की कि जो उत्पादन है वो श्रम शक्ति और पूंजीगत वस्तुओं से होता है। तो इस वर्ष जो हमने पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया है या उसके प्रतिस्थापन पर व्यय किया है, नई परिसंपत्तियां लगाई है, वो क्या करता है, वही मानव श्रम के साथ लगता है, उद्यम के साथ लगता है और हमारे लिए अगले वर्ष उत्पादन का आधार बनता है। इस वर्ष जो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जो भी पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि हुई, वो हमारे साथ अगले वर्ष उत्पादन श्रम शक्ति के साथ लगेगी और उत्पादन का आधार बनेगी। ठीक है बच्चों, जब तक पूंजीगत वस्तुओं का वर्तमान उपयोग पुरानी पूंजी के स्टॉक को बदलने में नहीं हो जाता, अगले वर्ष का उत्पादन अधिक पूंजी स्टॉक के साथ नहीं हो सकता। जब तक पूंजीगत वस्तुओं का वर्तमान उपयोग, हमारा जो वर्तमान उपयोग कर रहे हैं हम पूंजीगत परिसंपत्तियों का, वो पुरानी पूंजी स्टॉक को बदलने में नहीं हो जाता, जो पुराना जो पूंजीगत स्टॉक है उसको हमने बदल के नया पूंजीगत स्टॉक कर दिया, अगले वर्ष का उत्पादन अधिक पूंजी के स्टॉक के साथ नहीं हो सकता। मतलब जो पुरानी जो चीज़ें हैं उस पर हमने मरम्मत कर दी, नई परिसंपत्तियां खरीद ली, यदि हमने इसका कॉम्बिनेशन अच्छे से बना लिया तो ही हम क्या कर पाएंगे, अधिक उत्पादन कर पाएंगे। यदि हम पुराना ही पूंजीगत स्टॉक चलाते चल जा रहे हैं तो उत्पादन क्षमता में हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात उत्पादन में यदि हमें वृद्धि करनी है, उत्पादन का हमें आधार शुरू करना है नए वर्ष के लिए, तो हमें पूंजीगत स्टॉक में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? हम पुरानी पूंजीगत स्टॉक में तो सुधार करके और नई परिसंपत्तियां खरीद के, इन दोनों का बेस तैयार होगा तो नए वर्ष में उत्पादन शुरू हो पाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसके बाद है पूंजी स्टॉक में निवल अतिरिक्त योग से अगले वर्ष अधिक पूंजी स्टॉक से उत्पादन शुरू होता है, जो व्यापक उत्पादन का क्या होता है, आधार होता है। पूंजी स्टॉक में जो हमने अतिरिक्त डाला है, निवल अतिरिक्त योग डाला है, मतलब हमने नया निवेश किया है, शुद्ध निवेश किया है, उससे अगले वर्ष अधिक पूंजी स्टॉक होगा, अधिक पूंजी स्टॉक होगा। हमने नया निवेश किया, पुराना हमारे पास था ही, दोनों को मिलाकर हमारा एक नया स्टॉक तैयार हो गया, तो उससे हम उत्पादन शुरू कर सकते हैं, जो कि व्यापक उत्पादन का आधार होगा। समझ में आ रहा है? नया और पुराना दोनों को मिला के हमें एक नया पूंजीगत स्टॉक चालू हो जाता है, जिससे नया उत्पादन शुरू होता है। अब ये नया पूंजीगत स्टॉक जब तैयार होगा, जब हम नई पूंजीगत परिसंपत्तियां अर्थात पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी करेंगे। अर्थात उत्पादन के लिए जितनी में उपभोक्ता वस्तुएं आवश्यक है, उतनी ही पूंजीगत वस्तुएं भी आवश्यक हैं, जो कि भविष्य में उत्पादन का आधार बनती है, उत्पादन में सहायक बनती है। अब ये डायग्राम है, इससे हम समझ सकते हैं वस्तुएं दो प्रकार की होती है, उपभोग और पूंजीगत। जैसे कि हमने चर्चा की थी, उपभोग वस्तुओं का अधिक उत्पादन होगा तो क्या होगा, हमारी श्रम का जो कौशल है, उद्यम वृत्ति है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ये श्रम कौशल जो होती हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। पूंजीगत वस्तु का यदि उत्पादन अधिक होगा तो पूंजी स्टॉक में क्या होगी, हमारे वृद्धि होगी। अब इन दोनों में यदि वृद्धि होती है तो हमारे अगले वर्ष कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थात इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, उत्पादन संभव है। या तो तुम इसमें वृद्धि कर लो, चाहे इसमें वृद्धि कर लो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कुल उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुएं आपस में संबंधित होती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने से हमारी जनसंख्या का आधार बनता है, श्रम शक्ति कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जो कि पूंजीगत वस्तुओं के साथ मिलकर नए वर्ष में अधिक उत्पादन का आधार बनती है। इसी तरीके से यदि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है तो वो नई पूरी परिसंपत्तियां हैं उनके स्थान ले लेती है और उसके बाद वो अधिक उत्पादन का आधार बनती है श्रम शक्ति के साथ। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वो उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं दोनों का उत्पादन करें। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे आय का वर्तुल प्रवाह, आय का चक्राकार प्रवाह। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि हमारे शरीर में जैसे रक्त का संचार होता है, वैसे ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो आय है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में घूमती रहती है। वो किस प्रकार से घूमती है उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु में जो संबंध है उसको अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करना है और इनके अंतर को भी लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।